अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ख़बरें हैं। अमेरिका में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ थीं वो माफ़ हुई, और रहम की अपील के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने किस तरह पाकिस्तान को या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को डांट पिलाई, ये ख़बर किसने दी है। और इसके अलावा जनाब जो डी चौक के अंदर जो लोग ज़ख्मी हुए थे, उनमें से एक ज़ख्मी ने तमाम तर भांटा जो है वो फोड़ दिया, और उसने आके पब्लिकली बताया है, जिसको खुद भी गोली लगी हुई है, कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ और कैसे उसको गोली लगी। तो इस तरह की और ख़बरें भी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी, अमेरिका में जो दहशतगर्दी हुई उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों के ऊपर लगाया गया, क्योंकि जिस बंदे का नाम शमसुद्दीन जब्बार कहा जाता है, ओबियसली नाम से मुसलमान लग रहा है। इसका जो ओरिजिन है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। शक्ल सूरत से वो इसी इलाके यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया से उसका लगता है, थोड़ा सा अरब लुक भी उसमें है। लेकिन जो नाम शमसुद्दीन जब्बार है, ये मोस्टली, अगर मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा, ये मेरा सिर्फ तज्जिया कह लें या एक अंदाज़ा है, कि मोस्टली बांग्लादेशी जो लोग होते हैं उनके नाम शमसुद्दीन जब्बार और इस तरह ज़्यादा होते हैं, उनमें कॉमन पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। तो अभी उसकी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन वो 42 इयर्स ओल्ड जो शमसुद्दीन था, उसको अब से कुछ देर पहले जो है उसको पुलिस मुकाबले में जो है वो फारग कर दिया गया है, यानी कि उसको मार दिया गया है, क्योंकि पुलिस उसका ताक़ब कर रही थी, और पुलिस के ऊपर जब उसने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी जान ख़तरे से बाहर है। और उसके बाद फिर पुलिस को ये भी ख़दशा था कि कुछ एक्सप्लोसिव जो हैं उसके ट्रक में हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में भी उसने शायद पहले से कोई बम वगैरह फिट करके रखे हुए थे, इसलिए लोगों को उस इलाके में जाने से मना किया गया है। टेक्सास का ये रहने वाला 42 साला नौजवान जो है, ये जो अमेरिकन आर्मी है उसमें सर्व कर चुका है, और अफ़गानिस्तान में भी सुना है कि ये काम कर चुका है। उसका जो ट्रक था उसके ऊपर आईसिस का झंडा जो है वो भी पाया गया, वो भी लगा हुआ था। तो उसको तो इन्होंने कर दिया है फारग। अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके साथ कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं, उसका जो है वो बाद में इंक्वायरी के अंदर पता लगेगा। लेकिन इस ट्रक की जद में आकर तकरीबन 15 लोग जो हैं वो हलाक हुए। न्यू ईयर नाइट वो मना रहे थे, और ट्रक इसने किराए पे लिया था। और इसके अलावा जो है वो क्वींस का जो न्यूयॉर्क का इलाका है, वहाँ एक नाइट क्लब के बाहर भी शूटिंग का वाक़या हुआ, जिसमें 10 लोगों को गोलियाँ लगी हैं। वहाँ पे अभी ये कंफर्म नहीं हो सका कि अमवात कितनी हुई हैं। और लास्टली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो न्यूयॉर्क के अंदर जो होटल है, उसके बाहर जो टेस्ला ट्रक है, उसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसको ट्रक कहते हैं, ये जो एक एसयूवी आप कह लें या बड़ी गाड़ी होती है, तो उसके अंदर भी धमाका हुआ है। इसके ऊपर जो है वो अपना एलन मस्क जो है उन्होंने बड़ा गुस्सा भी किया है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के मीडिया को लिफाफा मीडिया कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ट्रक जो है एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है। तो उसके ऊपर अब ये इंक्वायरी में सामने आया है, जो इनिशियल जो इंक्वायरी हुई है, कि उसके अंदर भी कोई आतिशी चीज़ थी या एक्सप्लोसिव था जो फटा है, क्योंकि वो ट्रक इतना मजबूत चादर का होता है कि वो फिर ऊपर की तरफ गया, इसलिए होटल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जहाँ पे मीडिया एलन मस्क के ट्रक टेस्ला को टारगेट कर रहे थे, उसका उल्टा जो ये असर हुआ कि वो ट्रक बड़ा मजबूत निकला। तो इसमें तो कोई जानी या कोई भी बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। तो ये वाक़यात थे जनाब अमेरिका से, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं जनाब के पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अच्छी ख़बरें आना शुरू हुई हैं। इसके ऊपर अब जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको बड़ा गुडी-गुडी करके बता रहा है कि जो फ़ौजी अदालतों में सज़ाएँ हुई थी, उनमें से तकरीबन 20 लोगों की सज़ाएँ जो हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो माफ़ कर दी गई हैं। और वो कौन माफ़ कर सकता है, ओबियसली मिलिट्री कोर्ट का था, तो वो चीफ़ को ही जानी थी और वो माफ़ कर दी गई हैं। लेकिन इन लोगों की एक्चुअल सज़ाएँ सिर्फ़ 4-4 महीने रह गई थी, 16 महीने तो ये पहले ही काट चुके थे। बाकी जो तकरीबन 48 लोग हैं, उनकी अपील जो है वो उनका जो अपील का सिस्टम है, कोर्ट का सिस्टम है, उसके अंदर दायर हो गई हैं। अब इसके ऊपर जो है वो हुकूमती जो मीडिया है वो इसको इन अ गुड जेस्चर बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है।
बहरहाल किसी की भी सज़ा माफ़ कर देना या किसी पे रहम कर लेना अच्छी बात होती है, लेकिन इसके पसे पर्दा ये था कि इन सज़ाओं का जो रिएक्शन आया पूरी दुनिया से, अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन से, उसका भी वज़न उठाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ भी लग सकती थी। तो आखिरकार इस चीज़ को कहीं न कहीं जाके ख़त्म होना था। तो अब देखते हैं कि बाकी लोगों के के साथ क्या होता है। इसमें शेर अफ़ज़ल मरहब ने कहा कि जो 20 लोगों को किया गया है, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, अगर उन पे रहम किया गया तो बाकियों को भी करना चाहिए, उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया हुआ। तो इस तरह के बयानात अब पीटीआई की तरफ से भी आना शुरू हुए हैं, और देखते हैं कि आगे जो बाकी दीगर सज़ाएँ हैं उनका क्या होता है, या फिर डीजीआईएसपीआर का वो जो कहना था कि मास्टरमाइंड जो हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, वो बात कहाँ तक पहुँचती है। इसके साथ-साथ जनाब एक जर्नलिस्ट ने एक ऐसे ज़ख्मी की जो डी चौक में, जिसके चेहरे के ऊपर गोली लगी थी, यहाँ से लग के और यहाँ से निकली थी, हम उसकी तस्वीर सिर्फ़ आपको दिखा रहे हैं, तो वीडियो पूरी मौजूद है। तो वो उसने एक पब्लिक टॉक करते हुए, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उसने सारी रूह-दाद सुनाई। उसने कहा कि मैंने 7 से 8 लोगों को, जिनको दोपहर में गोलियाँ लगी थी, उन सब की मैंने फुटेज बनाई हुई थी, और मैं वहाँ पे फुटेज बना रहा था, और मुझे जो स्नाइपर शूटिंग की गई ऊपर से, और गोली जो है वो मेरे सर का निशाना लिया गया था, लेकिन मैंने एकदम से अपना सर हिलाया किसी वजह से, तो वो मुँह के साथ लगते हुए गोली जो है इधर से और दूसरी गाल की तरफ से निकल गई। ज़ख्म का निशान भी, उसके चेहरे के ऊपर काफ़ी सारे स्टिचेज़ लगे हुए हैं। तो उसने सारी रूह-दाद सुनाई कि सब गोलियाँ जो दिन में लगी हैं, ये स्नाइपर शूटिंग की वजह से लगी हैं। अब जो लोग कह रहे थे कि गोली नहीं चली, या जो लोग ये कह रहे थे कि जिनके पास अपने पास असला था, गार्ड्स ने गार्ड्स के ऊपर असला चला दिया, फिर इत्तेफ़ाक की बात है कि सारी गोलियाँ जो हैं वो पीटीआई वालों ने ही चलाई और पीटीआई वालों को ही लगीं। तो ये एक मज़ाक ही बन गया था, लेकिन अब एक बंदा सामने आ गया है, क्योंकि देखें बहुत सारे ज़ख्मी हैं, 48 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों की लाशें जो हैं वो जिस तरह वापस की गई हैं, लेकिन आखिरकार आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें बाहर आएँगी, लोग अपनी रूह-दाद सुनाएँगे, और वो सहाफ़ी जो, और वो टेलीविज़न जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, या हुकूमत के वो लोग, वो बेशर्म लोग जो डी चौक में जाके कहते थे कि कहाँ चली है गोली, हमें दिखाएँ कहाँ चली है गोली, तो वो जाके इस बंदे का इंटरव्यू सुन लें। अब जो मोहम्मद मालिक हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उन्होंने डाँट पिलाई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म साहब को आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के नीचे ये सारी चीज़ें होती हैं, कि जो पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट माँगी थी सऊदी अरेबिया से, और जो उन्होंने अपना बिज़नेस प्लान बना के भेजे, वो इतने घटिया थे, या वो इतने यानी कि उसको कह सकते हैं कि कमज़ोर थे, कि उन्होंने कहा कि भई आपको कोई बिज़नेस प्लान तो बनाना नहीं आता, या आपने क्या लकीरें मार के भेज दी हैं और हम आपको पैसा दे दें। तो इस तरह की बात जो है वो मोहम्मद मालिक कर रहे हैं। उन्होंने बीएस का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, कि उन्होंने बीएस किया है, यानी कि बुलशिट कहा है, कि ये तुम लोगों ने बुलशिट बना के भेजी है। बाज़ लोग शायद समझते हैं कि ये एक अच्छा लफ़्ज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे पार्लियामान के अंदर जिस तरह के लफ़्ज़ बोले जाते हैं, उससे तो ये बुलशिट का जो है लफ़्ज़ इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद मालिक थे, उन्होंने सिर्फ़ बीएस लिखा है उसमें। शायद उन्होंने थोड़ी-सी गवर्नमेंट की या शहबाज शरीफ साहब की इज़्ज़त रखने के लिए पढ़े लिखे लोगों के लिए बीएस कर दिया, और ताकि आम आदमी को ये ना पता लगे कि सऊदी अरब ने उनको कहा कि आपने बुलशिट किस्म का जो है वो प्लान बना के भेजा है। और आखिर में हम आपको बताएँगे कि जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, उनके ऊपर जो पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी तनकीद कर रहे थे, जियो ने उनके ऊपर तनकीद की, और उनको बुरा भला कहा जा रहा था, क्योंकि वो हक सच की बात कर रहे थे, इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे। आज उन्होंने जो ट्वीट किया है, जब ये वहाँ पर ट्रक का हमला हुआ है, और उसके अंदर अमेरिकन मीडिया और अमेरिका के जो लोग गुस्से में थे कि ये मुसलमान शख्स था और उनके ऊपर उसने दहशतगर्दी की है और मुसलमान है, तो उसके ऊपर जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, उन्होंने लिखा है कि भई किसी भी मज़हब के अंदर जो हैं वो फ़नाटिक होते हैं, रिलीजियस फ़नाटिक होते हैं। ये एक फ़नाटिक था, और इस्लाम के अंदर भी फ़नाटिक लोग मौजूद हैं, तो लिहाज़ा पूरे मज़हब को या पूरे लोगों को आप इसका ज़िम्मेदार नहीं कह सकते। यही वो बात जो इमरान खान कहते थे, वही बात आज रिचर्ड ग्रैनल कह रहे हैं, कि जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी, और वो बाकी रहने वाले मुसलमानों को एक कवर दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल बंदे के
दिमाग की इख्तरा थी और वो एक एक्सट्रीमिस्ट था और उसने इस एक्सट्रीम में आके ये किया। तो उनका बस ये कहना था कि सारे मज़ाहिब के और तमाम कबीलों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, इसी तरह ये एक एक्सट्रीमिस्ट था, ये मुसलमान था या नहीं था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसका असल जो मज़हब था वो एक्सट्रीम था। तो ये इस तरह की चीज़ें जब आप बाहर से सुनते हैं कि जहाँ पर नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, एक बड़ा वाक़या हुआ है, 15 लोगों की जानें गई हैं, तो फिर ऐसे लोग जो हैं, रिचर्ड ग्रैनल जैसे जो हैं, वो तारीफ़ के काबिल होते हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।